हेलो गाइस, आज हमारा 12th स्टैंडर्ड का आपका चैप्टर सेकंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का आज सेकंड लेक्चर। ओके, सेकंड लेक्चर। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जनरली क्या हो गया था कि हमने टोटली रिप्रोडक्शन होता क्या है टर्म्स इंट्रोडक्शन के, ठीक है, ए सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की बात थी। ऐसे हमने अलग अलग क्राइटेरियाज पढ़े थे, जिसके अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं। ओके, और बेसिकली अब हम यहाँ से डिवीजन करके हम क्या पढ़ने वाले कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहला पढ़ा था टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस में एक मेन खासियत बात क्या थी कि जो टेस्टिस होता है वो फीटल लाइफ में कभी भी एब्डोमेन के अंदर क्या होता है, फॉर्म होता है। ओके, एंड देन आफ्टर द एब्डोमेन क्या होता है, वो डिसेंड होके कहाँ चले जाता है, आपके स्क्रोटम पाउच में, जो कि एक लूज कंडक्टिव टिश्यू का पाउच होता है जो कि आपके बॉडी के एक्सटर्नल प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हम पढ़ने वाले, उसके आगे का पार्ट की टेस्टिस की हिस्टोलॉजी पढ़नी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एकदम एंड में बोला था कि अब आपको इसके वॉल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो टेस्टिस का यहाँ पे हिस्टोलॉजी दिया है। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके, बेसिकली मैं आपको बता दूं, हिस्टो मतलब क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है। लॉजी तो सबको पता होता है कि स्टडी होता है। तो जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमको टेस्टिस का क्या करना है कि हिस्टोलॉजी पढ़ना है प्रॉपरली कि कैसा होता है। उसके बाद हम पता करेंगे कि किस डक्ट के थ्रू क्या होता है, हमारा स्पर्म ट्रैवल करता है। ओके, बेसिकली बात करते हैं पहला कि हिस्टोलॉजी के अंदर तो टेस्टिस की बात करें तो ये एक्सटर्नली कवर्ड रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जैसे हमारा बॉडी से एक्सटर्नल जेनाइशल हमारा टेस्टिस होता है, तो जो स्क्रोटम पाउच है, अब स्क्रोटम पाउच के अंदर जो टेस्टिस है तो उसकी एकदम एक्सटर्नल कवरिंग से क्या करेंगे, अब हम देखना चालू करेंगे कि पहला लेयर कौन सा है, फिर सेकंड लेयर कौन सा है, फिर थर्ड लेयर कौन सा है। तो वैसा करके एक्सटर्नली अगर बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, तो ये हमारा कोलेजन फाइबर का होता है। ओके, कोलेजन क्या है, हमारा एक फाइबर है जो कि बहुत ज्यादा पाया जाता है नेचर के अंदर, ठीक है। टिश्यू प्रोटीन के बने होते हैं टाइप के, ठीक है। कोलेजन फाइबर हो गया। उसके बाद बात करें ये हमारा कैसा कनेक्टिव टिश्यूज है जो क्या करेगा, आपके पूरा का पूरा टेस्टिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करें तो यही जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टेस्टिस को हमारे 200 से 300 अलग अलग लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके, आपको थोड़ा लेयर वाइज बता दूं मैं, तो ये सबसे आपका इंटरनल लेयर होगा, इतना आप ध्यान रखना। ओके, ये सबसे ज्यादा आपका एक्सटर्नल लेयर होगा, ठीक है, और ये आपका मिडल लेयर होगा। थोड़ा इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको आता है एग्जाम्स के टर्म्स में, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, सो यू हैव टू नो अबाउट इट दैट इट इज ट्यूनिका वेजिनालिस। ओके, तो सर जनरली पहले हम अपना ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात करते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोलेजन फाइबर का बना हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और यही कोलेजन फाइबर अंदर से टेस्टिस को अराउंड 200 से 300 अलग अलग लोब्यूल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। सच अगर बात करें तो अगर ये ऐसा हमारा टेस्टिस का एरिया है, ओके, आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस आपने बोल दिया, उससे अंदर वाला आपने ट्यूनिका वेसिकोला बोल दिया, और सबसे अंदर क्या रहेगा आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो अगर मैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया को बताऊं तो ये ऐसे करके क्या बनाता है, बहुत सारे लोज बनाता है, ठीक है। ऐसे करके इंटरनली क्या बनाएगा, बहुत सारे ऐसे लोज क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से अराउंड आपके टेस्टिस के अंदर ही कम से कम 200 से 300 क्या हो जाएंगे, लोब्स का क्रिएशन होता है। ओके, अब इस लोब्स के अंदर हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, देखो इन लोब्स के अंदर 1 से 4 हाईली कॉइल्ड प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि यही आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसके ऊपर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड 1, 2, ऐसे इसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो सकते हैं, एक एक लोब के अंदर, ठीक है, क्या बोला आपको, ईच लोब के अंदर आपके 1 से 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आगे जाके, जनरली ये सारे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आगे जाके पूरा एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है और इस नेटवर्क को फॉर्मेशन को बोलते हैं हम रेटे टेस्टिस। हम उसके बाद वाले एसेसरी डक्ट्स में पढ़ेंगे रेटे टेस्टिस होता क्या। लेकिन जस्ट आपको क्या जानना था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हुए, अराइज हुए। 200 से 300 लोग हैं, लेकिन हर एक में से 1 से 4 ही हाईली कॉइल्ड क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर ये जो ट्यूब्स है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होगा, सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आपके ऐसे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये सेल्स होते हैं आपके क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम्स के सेल्स,
ठीक है। इट मींस क्या, एपिथेलियम मतलब क्या, अंदर के ट्यूब का, ठीक है। जैसे अगर ये ट्यूब है तो एकदम अंदर के ट्यूब के अंदर के जो सेल्स है वो कैसे, क्यूबॉइडल शेप में। जर्मिनल क्यों बोला गया, क्योंकि बिकॉज ये आपका जर्म सेल बनाते हैं स्पर्म को, ठीक है। एपिथेलियम बिकॉज ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं आपका स्पर्मेटोजोआ आल्सो नोन एज स्पम्स, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यू नो अबाउट द वर्ड जेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्म मतलब क्या हो गया आपका, स्पर्मेटो मतलब क्या हो गया आपका, नॉर्मली स्पर्म के बारे में। तो इसमें आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में जाके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, ओके। ये हो गया पहला काम इसका, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का और बात करें तो एडिशनली इसी सेल्स के अंदर होते हैं कुछ पिरामिडल सेल्स। मतलब अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं काटूं, लाइक ये जो मेरा ट्यूब है, ठीक है, इसका वर्टिकल सेक्शन में कर दूं, उसके बाद में अगर ऐसा इसको देख रहा हो तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा एक सेल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। नॉर्मली जिसके अंदर 1 से 2 से 3 तक का क्या हो सकता है आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले बोला 1 से 4 हेलिकॉइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो मान लीजिए ऐसा प्रेजेंट है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि ऐसे छोटे 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 सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे सेल्स में ना कुछ सेल्स बड़े बड़े भी होते हैं। एक मिनट मैं आपको थोड़ा रेड से मार्क करके दिखाता हूं तो आपको क्लियरली समझेगा। ये हो गया थोड़ा रेड से बड़े बड़े, ठीक है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं रेड से बड़े बड़े भी सेल्स होते हैं। ये जो ब्लू कलर के जो आपके छोटे छोटे सेल्स है ये क्या बनाएंगे आपका, ये है आपके जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो आपका बना के देते हैं स्पर्म। लेकिन एडिशनली इसके साथ बड़े बड़े सेल्स भी है। दैट बिगर सेल्स इज नोन एज अ पिरामिडल सेल बिकॉज दे हैव अ पिरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आल्सो नोन एज अ सर्टोली सेल्स। इट्स नेम अबाउट इट इज सर्टोली सेल्स और यू कैन से अबाउट इट सस्टेंक्युलर सेल्स। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप कभी भी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस जब होता है, कटिंग होती है, तो उसके बाद ये जो सेल्स दिखते हैं इसके 3 अलग अलग नाम है। पिरामिडल शेप ऑफ सेल बिकॉज ऑफ देयर शेप इज ऑफ पिरामिड एंड दिस इज आल्सो नोन एज द सर्टोली सेल्स और सस्टेंक्युलर सेल्स। सो इनका काम क्या रहेगा, मेनली बेसिकली क्या काम रहेगा, तो जो भी आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है ना तो उनको नरिशमेंट की जरूरत होती है ताकि वो ट्रैवल कर पाए पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल के। तो इसके पास कैसा होता है, ये सर्टोली सेल्स होता है ना, तो थोड़ा आपको एकदम बड़े में दिखा देता हूं। मान लीजिए आपका सर्टोली सेल्स है, ठीक है। तो जैसे आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है बाजू के सेल्स से, तो इसके अंदर इसका हेड रीजन चले जाता है आपके स्पर्म का और टेल रीजन बाहर रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हेड रीजन को सारी नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। सो एज यू कैन सी अबाउट दैट सर्टोली सेल्स और सस्टेंक्युलर सेल्स प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, ओके। यहां तक आपको समझा क्या मेन बात था। नेक्स्ट बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। मतलब क्या, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस के थ्रू आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस ऐसा झटके में नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है, अलग अलग स्टेजेस आते हैं, ठीक है। स्पर्म डायरेक्टली अपने आप ऐसे डेवलप नहीं हो जाता, थोड़ा सा टाइम जाता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेज है नोन एज अ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ओके। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स वो होते हैं जैसे कि आपका ये एक सेल है स्पर्म का, ठीक है। तो पहले अपना बहुत ज्यादा माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके अपने बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा एंड दैट नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज अ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। माइटोसिस किया तो आपको पता ही इक्वेशनल डिवीजन है, तो जो 2n था स्टार्टिंग वाला वो लास्ट वाला भी क्या रहेगा आपका 2n रहेगा। दैट्स नोन एज अ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ओके। नेक्स्ट अबाउट इट इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब क्या है कि यही जो सेल्स आपके डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये खाली क्या हुआ था ना, डिविजन्स की वजह से अपना ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर बहुत सारा फूड का एक्यूमुलेशन करके अच्छा खासा ग्रोथ बना, ठीक है। आपका एक को बता रहा हूं, बाकी सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो अभी तक का कुछ ही नहीं हुआ है, खाली क्या हुआ, उसी सेल्स का थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। तो ये तो 2n था, अभी भी 2n ही रहने वाला है, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है आपका 2n के फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या होता है, जैसी हमारा मियोसिस 1 टेक प्लेस करता है तो ये एक से क्या बन जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं, ओके। मियोसिस 1 पे कितने बन गए, 2 सेल। और आपको पता है मियोसिस इज आल्सो नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन, मतलब 2n से कितना हो गया, सीधा 1n हो गए। तो इसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस 1 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मियोसिस 2 भी होगा। तो मियोसिस 2 के बाद ये तो 2 सेल बनाएगा और ये भी क्या करेगा, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। आपको ऐसे ही पता है कि मियोसिस के कंप्लीट स्टेज पे आपको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं, ओके। तो उसके बाद वाले जो सेल्स बने, ये जो आपके लास्ट वाले जो सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गए आपके स्पर्मेटिड्स हो गए। क्या बोलेंगे इसको,
स्पर्मेटिड्स। ओके, और बाद में कैसा होता है कि इनका प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जब इनको नरिशमेंट पूरा मिल जाता है सर्टोरी सेल से, तो ये बन जाते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ, आल्सो नोन एज स्पर्म्स। ओके, जो कि एल से एनी रहने वाला और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक था आपका खाली स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये खाली यहाँ पे रफ डायग्राम है। आगे चैप्टर में इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और इवन oocyte का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर आपको दिया इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर या लेडाई सेल्स के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं ये जो आपका था टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जब आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस किया तो इसके अंदर ना बहुत सारे एक एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्यूमुलेशन होते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब पूरे एक जगह इकट्ठा हुआ सेल्स रहता है कुछ कुछ। ठीक है, एंड दैट सेल इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडाई सेल्स। आप दोनों नाम बोल सकते हो, इवन आपको एग्जाम में दोनों नाम से भी पूछा जाता है। इंटरस्टिशियल सेल करके क्वेश्चन हो सकता है या तो आपको लेडाई सेल करके हो सकता है। इन सेल्स का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, पहली बात तो आपको पता चल गया दैट लाइज बिटवीन द योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कि आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में क्या करता है, ये लाई करता है। ओके, रहता है उनके बीच में। नेक्स्ट अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो आपको समझ में आता है ये मेल हार्मोन्स क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। ओके, एंड दैट टू हार्मोन्स इज नोन एज एंड्रोजन एंड सेकंड इज योर टेस्टोस्टेरोन। ओके, एंड्रोजन आपके बहुत सारे मिनरल को एक्टिविटी में काम करने का आता है, सच एज आपका ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में काम आता है एंड्रोजन। ओके, इवन आपका जो टेस्टोस्टेरोन है ये किस में काम आता है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने के काम आता है। तो ये अलग अलग सेल्स की या हार्मोन्स के क्या होते हैं आपके बॉडी के अंदर वर्किंग होते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में कैसा होता है, कि टोटल बॉडी में ये जो आपका जा रहा है लाइक ये ट्यूनिका वेजिनालिस या एल्बुजिनिया, ये ऐसे करके अंदर कैसे कैसे आपके ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ओके, ये था आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया का पूरा पार्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। तो ट्यूनिका वेजिनालिस एक उससे बाहर की लेयर है। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई ये पूरी, जो कि इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग है। आपको वर्ड में बता दूं पेरिटोनियल, पेरिटोनियल मतलब क्या होता है कि हमारे एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक थिन सी बहुत पतली सी एक लेयर चढ़ी हुई है, ट्रांसपेरेंट सी लेयर है, एंड दैट लेयर इज नोन एज पेरिटोनियम। ओके, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मैं इधर आपके लिए लिख देता हूं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बोलते हैं। अब आपको भी पता था कि फीटल लाइफ में क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिस है वो एब्डोमेन में आता है, बाद में डिसेंड होता है। दैट्स व्हाई वो एक लेयर अपने ऊपर सबसे आउटर मोस्ट एक लेयर लेके आ रहा होता है, दैट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस। और ये ट्यूनिका वेजिनालिस इनकम्प्लीट लेयर होती है, टोटल फुल्ली अंदर तक की डेवलप नहीं है। ठीक है, और ये कैसी है, पेरिटोनियल कवरिंग है इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट बात करते हो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जो थोड़ा मिडल लेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मिडल लेयर चल रहा होगा किसका होगा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा का। इसमें आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये भी थिन मेम्ब्रेन है, बड़ा थिन सा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये, और ये थोड़ा वेस्कुलर लेयर होता है। इवन यो आपको नाम से पता चल रहा है वेस्क्यूलोसा मतलब वेस्कुलर लेयर। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलर लेयर? वेस्कुलर मतलब ऐसे लेयर जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो। तो ऑब्वियसली ये सेंटर में ही होगा, थोड़ा इसके बीच में होगा, तभी तो आपके ये लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर वाले लेयर को थोड़ा नरिशमेंट मिलेगा, ब्लड मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तभी तो डेवलप कर पाएगा। उसकी वजह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काम करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काम करेगा तभी तो इतना लंबा चौड़ा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी नेक्स्ट हमारे एसेसरी डक्ट्स पे देखते हैं कि वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड है या टेस्टिस के अंदर टोटली सिचुएट होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हमारे एसेसरी डक्ट्स के ऊपर। ठीक है, कि हमारे बॉडी में जो टेस्टिस के अंदर जितना भी पार्ट है, जितना भी ट्यूब्स है, उसका कैसे नेटवर्क फॉर्म होता है या किस डक्ट के थ्रू हमारा स्पर्म क्या करता है, ट्रैवल करता है। ओके, बेसिकली मैं आपको एसेसरी डक्ट्स बता दूं तो एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आपके पास प्रेजेंट है। पहला तो आपका मैंने बता दिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे क्या होता है आपके जर्मिनल एपिथेलियम्स के सेल्स होते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं आपके एसेसरी डक्ट क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूं तो ये क्या एसेस करता है आपका जर्मिनल एपिथेलियम का सेल्स। ठीक है, जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हो कि आपका क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम्स के सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड थ्रू द स्पर्मेटोजेनेसिस आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है। ओके, और सर्टोरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको आपके स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, बेसिकली जब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत ज्यादा नेटवर्क बनाता है। ओके, सच एज इन डायग्राम की बात करें तो सबसे पहला जो आपके अंदर ही अंदर बहुत सारे लोब्स बने थे। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूटी करके क्या बना था आपका, लोब्स बना था। ठीक है, ऐसे लोब्स का फॉर्मेशन हुआ है। लोब्स के बाद अंदर ही क्या है आपके बहुत सारे कॉइल्ड में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। हर एक में कम से कम 2 से 3 तो प्रेजेंट ही है, या कम से कम 1 से 4 तो प्रेजेंट है, ये तो फिक्स होता है। ठीक है,
ऐसे करके आपके बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड अप में बना देता हूँ वरना वीडियो लेक्चर लंबा चल जाता है। ओके, ये आ गए आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बाद में क्या होता है कि यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आगे जाके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ रेटेड टेस्टिस। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। मतलब क्या है कि यही जो आपका नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर है ये आगे जाके यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, ऐसे फॉर्म होता है यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो सर्कुलर पार्ट में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका रेटेटेस्टिस है, जिसके पास कम से कम 12 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, एक जगह आके मीटअप करते हैं। मतलब क्या होगा, यही ट्यूब्यूल्स जब यहाँ पे फॉर्म होंगे तो बाद में ये ट्यूब्यूल्स ऐसे ऊपर साइड में क्या होने लगते हैं, अराइज होने लगते हैं। ठीक है, और ऐसे अराउंड कितने 12 to 20 ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, ऊपर साइड अराइज होते हैं। और अराइज होने के बाद एक डक्ट फॉर्म करते हैं नोन एज अ वासा एफरेंशिया। ठीक है, कौन सा डक्ट फॉर्म करेंगे, आपका वासा एफरेंशिया का, जो जनरली क्या करेगा, आपके स्पर्म्स को कैरी करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, आपके स्पर्म्स को कैरी करेगा। ठीक है, स्पर्म्स कैरी करके चले गए। उसके बाद ये वासा एफरेंशिया आगे जाके ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। ठीक है, यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लेयर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा अलग बनाऊं, इतने पार्ट को थोड़ा मैं एक अलग से बनाता हूँ, तो कैसा है कि ये ऐसे 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 बहुत सारे आपके ट्यूब्यूल्स आएंगे। ठीक है, और आपका एक ऐसा कि एक पतला सा स्ट्रक्चर जैसा फॉर्मेशन रहेगा ऐसा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। जो क्या करता है, ये जो आपके ट्यूब्यूल्स है कौन से आपके वासा एफरेंशिया के डायरेक्टली जाके किसको कनेक्ट रहता है, आपके पूरे के पूरे वासा एपिडिडाइमिस को कनेक्टेड रहते हैं। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है थोड़ा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स क्या रहेगा, ये थोड़ा लॉन्ग रहता है और बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड रहता है। मतलब ये खुद भी कैसे फॉर्म में रहने वाला है, ये एपिडिडाइमिस बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में ऐसा रहते रहते अपना ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक का समझ में आ रहा है आपको क्या बोला जा रहा है, कि ये जो है आपका वासा एफरेंशिया जो था, ठीक है, ये क्या बनाता है आपका, यहाँ पे आके एक डक्ट से कनेक्ट होता है, जिस डक्ट को हम बोलते हैं एपी, हाँ क्या बोलते हैं उसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये एपिडिडाइमिस कैसा होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, हाईली कॉल्ड होता है, और अराउंड इसके 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं कैप्यूट। क्या बोलते हैं सबसे पहले रीजन को हम, कैप्यूट। उसके बाद जो मिडल लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, कॉर्पस लेयर। ठीक है, और सबसे जो एंड वाला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं हमारा कॉडा। कॉडा मतलब होता है टेल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये टेल रीजन हो गया, कॉडा रीजन। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि आपका टेस्टिस का फॉर्मेशन में क्या क्या बताया आपने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हिच फॉर्म्स द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रेटेटेस्टिस, and around 12 to 20 fine tubules arises from your retetestis and form the vasa efferentia which carries your sperms. Okay, then finally vasa efferentia goes to open into your epididymis which is long and highly coiled part. Okay, and that contains the 3 regions known as caput, and middle layer is corpus, and the last one is cauda. Okay, from your cauda region, okay, I'm just erasing it cauda region because I have to explain something about it. Okay, कॉडा रीजन जो है आपका, यहाँ से जैसे कॉडा रीजन है यहाँ पे तो मेजरली आपका ये एपिडिडाइमिस का एक और बात है कि यहाँ पे क्या होता है, आपके स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, ग्रोथ होता है। ओके, कॉडा रीजन की बात करते हैं तो जैसे आपका वासा एफरेंशिया किसमें ओपन हुआ, एपिडिडाइमिस में, तो यहाँ से आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। ठीक है, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वासा डिफरेंस। ओके, ये जो आपको यहाँ पे आगे वासा डिफरेंस, ये ट्यूब ट्रेवल करती है कहाँ तक, आपके एब्डोमेन कैविटी तक। मतलब कैसा था कि ये सारा स्ट्रक्चर आपके ऊपर यहाँ पे लोकेट करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एपिडिडाइमिस है, उसके बाद यहाँ से आपका वासा डिफरेंशिया भी ऐसा ऊपर जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपके टेस्टिस में से क्या होता है, वो सारी चीजें बाहर आती है। ओके, और उसके बाद कैसा होता है कि ये सारी चीजें ट्रेवल होकर आपके एब्डोमेन कैविटी की तरफ बढ़ रही होती है। ओके, लाइक टेस्टिस एरिया, टेस्टिस से जितने भी नेटवर्क फॉर्म हो धीरे कैसे होंगे, अपर साइड में आएंगे, बिकॉज उनको बहुत सारे अपने हमारे अलग अलग ग्लैंड्स का, सच एज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इवन आपके कूपर्स ग्लैंड, ऐसे सारे ग्लैंड्स का क्या चाहिए रहता, थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए रहता ताकि उनका प्रॉपरली मेच्योरेशन हो पाए। ओके, आगे बात करते हैं तो वासा डिफरेंस क्या करेगा, आपके स्पर्म को ट्रैवल करेगा, लेके जाएगा एब्डोमेन कैविटी तक। एब्डोमेन कैविटी इसका मतलब भी नहीं आपके पेट में चला जाएगा, नहीं, आपके जो अदर ऑर्गन्स होते हैं ना वो थोड़ा एब्डोमेन कैविटी में लोकेट करते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि खाली एब्डोमेन कैविटी तक ट्रैवल करेगा डक्ट वो। ओके, उसके बाद वो मीट करेगा आपके अलग अलग ग्लैंड्स है, जैसे कि हमने बात की अभी सेमिनल वेसिकल की। ठीक है, और एक डक्ट रहेगा नोन एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है,
ये सारी चीज कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही। मतलब जो आपका ये डक्ट पास आउट होगा, मान लेते हैं आपका क्या हुआ, जैसे एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंशिया अराइज हुआ ऐसे बाहर के साइड से, ठीक है, मतलब ये ऐसा जो बाहर साइड जा रहा है, ये घूम के ऐसा वापिस आता है और आने के बाद डायरेक्टली किसको मीटअप करेगा, यहाँ पे आपका रहेगा इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है, यहीं पे आपके लगे रहेंगे सेमिनल वेसिकल जिसको कंट्रीब्यूशन देंगे। और इजैक्युलेटरी डक्ट से क्या होता है, आगे के थ्रू क्या होने लगता है, आगा आपका जो स्पर्म है वो ट्रैवल करना चालू करता है। ओके, और इसी के पास, ओके, इसी के पास मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे एक उल्टे शेप में प्रेजेंट होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। इसलिए बोला जा रहा है कि जो भी आपका वासा डिफरेंशिया है वो कनेक्ट होता है आगे जाके सेमिनल वेसिकल इजैक्युलेटरी डक्ट को, और जो कि ये सारे जगह से पास होके कहां से जा रहा है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को पास होके जाता है वो। ओके, इसके बाद आपकी बात आती है यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा मतलब क्या, यही जो पार्ट आगे कंटिन्यूटी जा रहा है ना, ये आगे आपका क्या बनाता है, यूरेथ्रा बनाता है। ओके, जो आपका ऐसा स्टार्टिंग का ऐसा जैसा पेनिस पार्ट रहने वाला है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या रहने आपका यूरेथ्रा रहता है। समझ में आ रहा है आपको, क्या रहने वाला है प्रेजेंट आपका यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, आपका एक कॉमन पैसेज है, ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन सा पैसेज है ताकि आपका सीमेन और यूरिन भी क्या हो पाए, एक जगह से ट्रेवल करता है, ठीक है। ऐसा फीमेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में यूरिन के लिए अलग अलग ट्रैक्ट होता है और इवन बेबी बर्थ के लिए जो होता है वो एक अलग ट्रैक्ट होता है। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि कॉमन पैसेज है हमारे अंदर। एक मेल्स के अंदर कैसा होता है कि यूरेथ्रा हमारे कॉमन पैसेज है, जहां से हमारा यूरिन भी पास होता है, जहां से हमारा सीमेन भी पास होता है। इसलिए ऐसे डक्ट को हम एक और नाम बोलते हैं, नोन एज यूरिनो और हमारा जनाइशल डक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, यूरिनो जनाइशल डक्ट बोलेंगे। ओके, मेल में थोड़ा ये जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा की बात कर रहा हूं, यूरेथ्रा एक ऐसा होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, एक्सटेंडेड पार्ट होता है। ओके, लॉन्ग रहेगा, एक्सटेंडेड, और कहां तक जाएगा, पेनिस के एकदम टॉप तक का जाता है। लेकिन फीमेल्स में ये चीजें काफी शॉर्ट होती है, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए आपको एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बेसिकली बात करें यूरेथ्रा के इन्फेक्शन की, तो ये आपकी फीमेल्स में या मेल्स में किस में जल्दी ज्यादा हो सकता है। ओके, तो आपका नॉर्मल सा आंसर क्या रहेगा कि फीमेल्स में जल्दी हो जाता है, बिकॉज यूरेथ्रा का साइज थोड़ा छोटा है। इसीलिए अदर जो बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या डक्ट के अंदर इन्फेक्शन कॉज होना इजी होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो यूरेथ्रा के बाद आता है आपका यूरेथ्रल माइटस, ठीक है, या तो हम उसको यूरेथ्रल ऑरिफिस भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्मली आपका जो यहाँ पे ओपनिंग रीजन रहेगा इस यूरेथ्रा का, जहां से यूरिन या सीमेन एक्सक्रीट आउट होगा, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल माइटस या तो यूरेथ्रल ऑरिफिस। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या क्या था। एक्सेसरी डक्ट में क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन यूरेटेड टेस्टिस, then यूरेटेड टेस्टिस form the vasa efferentia and then it's form the epididymis and epididymis again connected to this vasa deferentia। यहाँ पे थोड़ा आपको एक नीट और एमएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका वासा डिफरेंशिया का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ये बोल सकते हैं इनिशियल डक्ट वो किससे कनेक्ट है। तो आपको तो पता है एपिडिडाइमिस से, लेकिन आपको ऑप्शन एपिडिडाइमिस नहीं रहता है, कभी कभी आपको एपिडिडाइमिस छोड़ के उसके ये पार्ट रहते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डा या वासा एफरेंशिया, ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको तो समझ में आना चाहिए कि कॉर्डा के पार्ट से क्या होता है, वासा एफरेंशिया क्या होता है, अराइज होता है। तो थोड़े बहुत यही सब क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वासा डिफरेंशिया के बाद आता है आपके सेमिनल वेसिकल और इजैक्युलेटरी डक्ट, उसके बाद आता है आपका यूरेथ्रा जो कि कॉमन पैसेज होता है, देन यूरेथ्रा माइटस और यूरेथ्रा ऑरिफिस, ठीक है, ये लास्ट ओपनिंग होती है जिससे क्या होता है, सारी चीजें एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ओके, आपको यहाँ पे एक नोट लिख के दिया एक्सेप्ट के फॉर्म में, या थोड़ा ज्यादा डायग्रामेटिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है नोट है एक्सेप्ट यूरेथ्रा। ओके, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टार मार्क किया है प्रॉपरली कि यूरेथ्रा को छोड़ के बाकी जितने भी डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट ये ओपनिंग्स है, दैट इज नोन एज ओपनिंग्स, जितने भी डक्ट प्रेजेंट है वो किसमें है, आपके बेसिकली पैड्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं, पैड्स में होते हैं। तो एक्सेप्ट यूरेथ्रा ऑल अदर्स आर इन पैड्स। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये था हमारे मेल्स में जनरली हमारे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ओके, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया टोटली, पहले तो हमने हिस्टोलॉजी देख ली और उसके बाद हमारा एसेसरी डक्ट्स हमने देख लिया। अभी हमको देखना है कि अभी इसके अंदर कि जैसे ह्यूमन के अंदर कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे देखो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो लास्ट एक और है हमारे पास कूपर्स ग्लैंड। ये तीन के बारे में हमको जानना है, तब जाके हमारा मेल में क्या होगा, मेल का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। ये हो गया इंटरनल, क्योंकि सारे डक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है एक्सटर्नल जनरेशन। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा उसके बाद कि हमारे ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर। ओके, तो हमारे इसमें सबसे पहला ग्लैंड है नोन एज द सेमिनल वेसिकल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लास्टली हमारे पास थर्ड है कूपर्स ग्लैंड, आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, तो मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। इसमें सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का काम क्या है, प्रोस्टेट का क्या है और बल्बो यूरेथ्रल का क्या है।
तो सेमिनल वेसिकल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ नीट एंड एमएससीटी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका जो सेमिनल वेसिकल है किस में रहने वाला है, पैड्स में। आपको सिंपली एक बात बताओ, सेमिनल वेसिकल और कूपर ग्लैंड ये दोनों पैड्स में रहेंगे एक्सेप्ट द प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ लो पी हम किस लिए डिनोट करते हैं, पैड्स के लिए ना, तो समझ लो इसका उल्टा ये खाली सिंगल रहने वाला है। ओके, या तो आप इसके नेम में आता है एस आता है तो इसको भी सिंगल समझ के चलो, वरना उसको समझ लोगे, इसमें थोड़ा ट्रिक समझो। ओके, सबसे पहले बात करते हो तो मैं क्या है आपका सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ये प्रेजेंट कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में। मतलब मान लेते हैं आपका ऐसा यूरिनरी ब्लैडर का शेप होता है, ठीक है, उल्टा हार्ट शेप जैसा, तो जस्ट इसके पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे के साइड पे कौन प्रेजेंट होगा, आपका सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होगा। ओके, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर कौन रहेगा, आपका सेमिनल वेसिकल। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सेमिनल वेसिकल है ये सीमेन को कितना कंट्रीब्यूशन देता है, मतलब कितना अपना हेल्प करता है सीमेन को प्रॉपर एक अच्छे से स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अपना 60% तक का सबसे हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, आपका सेमिनल वेसिकल करता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे तो ये जो सीक्रेट करता है फ्लूइड वो कैसे रहते हैं, थोड़े अल्कलाइन रहते हैं, ठीक है। अल्कलाइन मतलब पीएच मोर देन 7 रहने वाला है। ओके, कैसा रहेगा, अल्कलाइन रहेगा, और ये सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं। ओके, अब इसके अंदर आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सच है सबसे पहला दिया आपको फ्रुक्टोज के बारे में। ओके, फ्रुक्टोज क्या रहेगा, ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये बेसिकली बात करूं तो ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू स्पर्म्स, ठीक है, ताकि स्पर्म्स का क्या बढ़ जाए, मूवमेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ओके, आपको यहां तक का समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज एक ग्लूकोज का यूनिट है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को ताकि वो क्या कर पाए, अपना मूवमेंट थोड़ा फास्टर रेट पे कर पाए। नेक्स्ट बात करेंगे तो फाइब्रिनोजेनिक कंपोनेंट है जो कोगुलेट्स कर देता है आपके स्पर्म्स को, ठीक है, आपके स्पर्म को ऐसा कोगुलेट कर देगा, सारे के सारे जो आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं उनको एक जगह क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा स्पर्म। फॉर क्यों करेगा, ताकि क्या कर पाओ आप सबके सब एक बार में क्विक प्रोपोल्यूशंस कर पाओ, ठीक है, मतलब फटाफट क्या कर पाओ, अपना मूवमेंट कर पाओ, कहां तक का, ओवम तक का। ओके, नेक्स्ट बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है ये करता है रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्या स्टार्ट करेगा, आपका रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कहां पे, इन वजाइना में हो सकता है और आइदर यूटेरस में भी हो सकता है, बेसिकली दोनों जगह किया जाता है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा कंपोनेंट या हार्मोन जैसा होता है जो क्या करेगा, जो भी वजाइना यूटेरस के अंदर जितना फ्लूइड होगा उसका रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, जब भी हमने न्यूट्रिशन इस सब के चैप्टर में पढ़ा है, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारा जो ऊसोफेगस होता है, स्टमक जो जाता है, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए करते करते हमारे खाने को क्या करता है, स्टमक तक पहुंचाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जब यही चीज उल्टी चालू हो जाती है जिसके से हमको वोमिटिंग आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस। तो वैसे ही क्या होता है कि क्या, जैसे कि ये यूटेरस का रीजन है, ठीक है, यूटेरस के बाद इधर सर्विक्स होता है, इधर वजाइनल रीजन होता है, तो इसके फ्लूइड का ना उल्टा डायरेक्शन क्या कर देगा, ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में सारे के सारे फ्लूइड क्या होंगे, बहना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म जो भी एंटर करता है यहाँ से, ठीक है, मान लेते अगर ये स्पर्म है तो ये अगर एंटर किया तो फ्लूइड का मूवमेंट भी उल्टे डायरेक्शन में, इसको भी वही डायरेक्शन के साथ जाना है, तो इसको क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है फटाक से ट्रैवल करने के लिए। ओके, याद रखा, समझ में आया कि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या था, फ्रुक्टोज तो समझ में आ गया, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फाइब्रिनोजन सारे के सारे स्पर्म को एक जगह रखेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म का क्विक मूवमेंट हो पाएगा ओवम तक का। ओके, यहां तक आपका पार्ट था सेमिनल वेसिकल का, पैड्स में होते हैं पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। ओके, कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ सीमेन एंड 3 कंपोनेंट्स आर देयर नोन एज फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, नेक्स्टली बात करते हैं हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि लार्ज होता है ये थोड़ा साइज में, ठीक है, कुछ ऐसे शेप का प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, उल्टा जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर का उल्टा है, तो लार्ज होता है और इवन सिंगल में होता है, ठीक है, सिंगल में रहेगा, पैड्स में नहीं रहेगा, और इसके अंदर कम से कम 20 से 30 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे करके 20 से 30 बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। और ये किसके रहेगा, अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, ये पोस्टीरियर था, ये यूरिनरी ब्लैडर इसके पोस्टीरियर में था, अब ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहा है, तो इसलिए बोला अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। आगे बात करें तो ये सराउंड करता है आपके यूरेथ्रा को, मतलब कैसा कि ये तो छोड़ दो, इसको हटाओ, जैसे अगर ये अपना यूरेथ्रा जा रहा है तो यहाँ पे ऐसा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये यूरेथ्रा को भी क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है, समझ में आ गया।
आगे बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये 60% कर रहा था, ये आपका 30% तक का क्या करता है, सीमेन को कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, जिसमें ये क्या क्या सीक्रेट करता है, ये रिलीज करता है मिल्की व्हाइट फ्लूइड को। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, मिल्की व्हाइट फ्लूइड सीक्रेट होता है। इवन यहाँ के जो फ्लूइड होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं, एसिडिक कंडीशन के होते हैं, इसमें कैसे थे, अल्कलाइन कंडीशन के हैं। तो थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग जगह से क्या होगा, फ्लूइड्स अलग अलग पीएच लेवल के क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। आगे बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन और क्या कंटेन करता है, देखो एसिडिक है तो एसिड वाली चीजें होंगी, सच एज सिट्रिक एसिड है आपके इसके अंदर। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेस रहने वाला है इसके अंदर, और कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे जो कि हेल्प करेंगे स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें क्या रहने वाली है, सीमेन का कंट्रीब्यूशन होगा अबाउट कितना परसेंट, 30%। किसकी तरफ से, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ से। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेस का मेन काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके स्पर्म को फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ वजाइना। वजाइना के अंदर जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा एसिडिक होता है। अब अगर ये सारी चीजें इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसे नहीं रहेंगी, देखो आपका कैसा ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपके स्पर्म्स के सेल्स पूरे भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, पूरा कोगुलेट करने के लिए। यहाँ पे कोगुलेशन के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें भी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होगी इसी के अंदर ही टोटल, ताकि स्पर्म को क्या मिल पाए, प्रोटेक्शन मिल पाए। क्योंकि वजाइना का जो कंटेंट होता है, एनवायरमेंट होता है, वो थोड़ा एसिडिक होता है, जिसके से स्पर्म डीनेचर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए कौन होता है, आपका एसिड फॉस्फेटेस होता है। ओके, नेक्स्टली और लास्टली बात करें हमारे कूपर्स ग्लैंड की। ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट रहेगा, उसके बाद जो भी सीमेन या एक्सटर्नल जेनेसिस के बारे में होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें आपके लास्ट लेक्चर में क्या बताया जा रहा है, इसमें कि ये कूपर्स ग्लैंड या इसका दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका मेन फंक्शन कैसा है, इसका तो मॉर्फोलॉजी कैसा है कि ये थोड़ा कैसा पी शेप का रहता है। ठीक है, और ये कैसा रहेगा, ये भी पैड में रहता है। ये जो आपका यूरेथ्रा पास हो रहा है ना, यूरेथ्रा के ऐसे साइड साइड में ऐसे बल्ब जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल। यूरेथ्रल बिकॉज ऑफ यूरेथ्रा के आजू बाजू बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या तो इनका दूसरा नाम क्या है, कूपर्स ग्लैंड। तो ये कैसा, ये पी साइज का रहता है और पैड में रहने वाला है। नेक्स्टली बात करें तो इसका लोकेशन क्या है, आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है, आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा मतलब यूरेथ्रा के दोनों साइड रहेंगे। इवन अगर इसके सिक्रेशंस की बात करें, हर एक का कुछ ना कुछ सिक्रेशन था, इसके 3 थे, इसके कुछ ना कुछ सिक्रेशन थे, तो इसका भी कुछ होगा। तो कूपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन कैसा होता है, इसका जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड का नेचर दिया है यहाँ पे जो है अल्कलाइन होने वाला है। ठीक है, मतलब थोड़ा पीएच मोर देन 7 होगा। इवन विस्कस होगा, विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा रहेगा यहाँ का लिक्विड, और इवन कैसा रहेगा, म्यूकस जैसा, मतलब थोड़ा चिपचिपा लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो सिक्रेशन है, जो भी फ्लूइड है, वो कैसा होने वाला है, अल्कलाइन, विस्कस और म्यूकस जैसा रहेगा। जो कैसा ऐड करता है, वो कैसा करता है, फंक्शन कैसा करता है। ठीक है, ये फंक्शन करता है एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। मतलब जब भी किसी कपल्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, तो कूपर्स ग्लैंड ऐसे टाइप के लिक्विड को सिक्रेट करता है जो थोड़े कैसे रहते हैं, म्यूकस विस्कस टाइप के रहते हैं, जो एज अ लुब्रिकेशन की तरह यूज होता है, ताकि पेनफुल इंटरकोर्स ना हो। ठीक है, स्मूथली इंटरकोर्स हो सके, इसलिए कैसा होता है, कूपर्स ग्लैंड के सिक्रेशन इसमें हेल्प करते हैं। ओके, ये था हमारे पूरे मेल्स में एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर। इसके पहले आपने डस्ट देखा और थोड़े बहुत टेस्टिस के पार्ट देखे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में रहेगा कि सीमेन क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल्स क्या क्या प्रेजेंट है, और उसके बाद हम उसमें कंटिन्यूटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव राइट स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, आप ऐसे आगे बने रहे हमारे साथ, हम आपको ऐसे कंटिन्यू पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, खाली आप इतना ही पढ़ के जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट्स इनफ फॉर इट। ओके, आप इतना ही पॉइंटर लिखते बहुत है, क्योंकि टोटल आपके जितना टेक्स्ट बुक में ये सारे पॉइंटर यहाँ पे, बस थोड़े अलग डायग्रामेटिक फॉर्म में या अथॉरिटी डायग्राम फॉर्म में। ओके, थैंक यू सो मच।